देश के कोने कोने पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंग देश की एकता के प्रतीक हैं। और इनमें से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग यहां सोमनाथ मंदिर में है। शिव जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाभिमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, पर वो हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। यहां खुशबू है भक्ति की, खुशबू है गुजरात की। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पॉडकास्ट दी इनिशिएटर्स में आप सभी लोगों का 39th टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और 39th टॉक में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं विनय कुमार, जो है यूथ एक्टिविस्ट हरिद्वार से, और एक ऐसे जाने माने यूथ एक्टिविस्ट है ये कि बहुत ही सारे लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया है, बहुत ही सारे लोगों के साथ वो जुड़े हैं, और बहुत ही अभी एक ऐसी लाइन में है वो कि जहाँ से उनका प्रोग्रेस अभी स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट होते होते अभी बहुत ही अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सारी फील्ड के लोगों को देश देश के कोई भी कोने में से या फिर दुनिया के कोई भी कोने में से हम लाते हैं। ऐसे कोई हमारे यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स नहीं है कि वो नहीं आ सकते, और ऐसा जिनको आना हो, जो भी हो, आप आ सकते हैं आराम से। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो यस, वैसे ही हमारे साथ आज यूथ एक्टिविस्ट इंडिया से विनय कुमार जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इधर। बहुत बहुत आभार रुद्राक्ष जी, आपका और आपकी तमाम पूरी टीम को भी इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने एक मुहिम के तहत मुझे आज अपनी टीम के साथ और आपके साथ संवाद करने का मौका दिया। यस यस। तो पहले तो आपको कैसा लग रहा है इधर आके? मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हूँ, और क्योंकि आपका एक जो मंच है, मैंने पूर्व में भी कुछ वीडियोस वगैरह और आपका विभिन्न लोगों के साथ, विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के साथ जो साक्षात्कार मैंने देखे, इंटरव्यू देखे, तो कहीं न कहीं वो एक बहुत अच्छी मुहिम मुझे लगी, एक बहुत अच्छी जर्नी की शुरुआत आपने, मैं समझता हूँ कि इस देश के जो विभिन्न क्षेत्रों से जाने जाने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, उनको एक मंच देने के लिए जो एक मुहिम छेड़ रखी है। और इस मुहिम में मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं लोगों को न सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, बल्कि देश की जन-जन तक वो आवाज़ भी पहुँचती है आपके माध्यम से। तो आपकी इस बात के लिए आपका आभार, और लोग इंस्पायर भी होते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच। और यस, इसी के साथ हम लोग हमारा ये जो टॉक्स है 39 टॉक्स विद मिस्टर विनय कुमार आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि ये जो है मतलब आप यूथ एक्टिविस्ट बनने का आइडिया कैसा है? देखिए, बचपन से ही जब मैं एक और 2वीं क्लास में जब पढ़ता था बचपन में, और मैं शुरुआत में मैं एक प्राइमरी स्कूल में जाता था, तो वहाँ पर पूरा ग्रामीण परिवेश था, और वहाँ पर जाकर के और लोगों के बीच में जाना, या कोई कार्यक्रम होता था, मान लीजिए जैसे स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है, तो उसमें एक परेड वगैरह उस टाइम पे आयोजित होती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कोई कविता का पाठ पढ़ूँ, कोई स्पीच दूँ, और कोई पोएम को वहाँ पर कहूँ, और हमेशा से प्रेरणा अंदर से आती थी कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। और मैं ये समझता था कि हम जितना भी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, तो उसके लिए मैंने निरंतर वहाँ से अपनी एक मुहिम स्टार्ट की, और बचपन से लगातार मैं संघर्ष करता रहा। और ये संघर्ष सोसाइटी में, समाज में परिवर्तन के तौर पर कब बदल गया मुझे पता भी नहीं चला। बस मैं लगातार निरंतर अपने पुरुषार्थ में, अपने कर्म को पूरा करने में लगा रहा। यस यस। और जैसे हम बोलते हैं ना कि एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्पीच क्या होनी चाहिए, तो आप आपकी स्पीच पूरी ऐसे ही लग रही है कि एकदम कोई मेरे साथ आज पॉलिटिशियन है
वो अभी बात कर रहे हैं प्रॉपर यूथ एक्टिविस्ट। और अभी ऐसी फील आ रही है ना कि मैं खुद एक सामने, अभी आप यूथ एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एक पॉलिटिशियन के साथ बात कर रहा हूँ। तो देखिए रुद्राक्ष जी, आपने ये जो सवाल किया है, मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ। मुझे बहुत सारे मंचों पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ भारत सरकार की तरफ से। कई बार मुझे इंडिया के बेस्ट स्पीकर का अवार्ड, नेशनल स्पीकर का अवार्ड, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का मंच हो, चाहे वो मॉडर्न यूनाइटेड नेशन का मंच हो, और चाहे वो देश के विभिन्न यूथ फंक्शन हो, यूथ कॉन्क्लेव हो, उनमें मैंने कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वैश्विक स्तर पर भी रिप्रेजेंट किया। और मेरी पॉलिटिक्स में रुचि हमेशा से रही है, बचपन में रही है। देश के कई चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो अमित शाह जी हों, या वो और भी लीडर्स हो, कई बार उनके सामने मुझे अपनी बात रखने का और बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज थी, ये बचपन से निरंतर ही मेरे अभ्यास में, और मैं समझता हूँ कि मैं जिस तरीके से कार्य करता रहा, बचपन में मंचों पे बोलता था, प्रोग्राम में बोलता था, तो वहां से कहीं ना कहीं एक परिपक्वता हमारे अंदर आती गई, और उस परिपक्वता ने ही हमारे अंदर बहुत सारी चीजों को जन्म दिया, और बहुत सारा क्रिएटिव हम इस वजह से कर पाए। तो आपने जो सवाल पूछा कि हम किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ बैठ करके ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कोई मिच्योर कोई पर्सन बात कर रहा हो पॉलिटिक्स के क्षेत्र का, तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हम पॉलिटिक्स में एक नई परिभाषा को, एक नए एथिक्स को जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में वो सारी राजनीति से चीजें सैद्धांतिक खत्म हो चुकी हैं जो राजनीति में होनी चाहिए। यस। तो एक और क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला आपको कि हम अंदर से क्वेश्चंस लेंगे आपकी बातों में से, तो एक ऐसा क्वेश्चन कि अगर आप को एक ऊपर का प्लेटफॉर्म मिल जाए, ऊपर की कुर्सी मिल जाए, हम टिपिकल इंडियन स्टाइल में बोले तो, अगर आपको पीएम बनने का मौका मिला, अगर आपकी खुद की सरकार बनी, तो आप कौन से चेंजेस लाएंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रुद्राक्ष जी आपने मुझसे पूछा है कि फ्यूचर, अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं अपने पुरुषार्थ से, पहली बात तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री एक जो पद है, वो एक महज कुर्सी नहीं है, वो सोसाइटी में सेवा का एक माध्यम है, सेवा करने का एक प्लेटफॉर्म है। राजनीति सोसाइटी में बदलाव, चेंजेस और परिवर्तन की एक लहर को लाने का एक डेमोक्रेसी ने एक मंच दिया हुआ है। और अगर मुझे फ्यूचर प्रधानमंत्री बनने का अगर मौका मिलता है, अगर मैं उस मुकाम तक पहुंच पाता हूं, तो हमारे 3 बड़े सिद्धांत होंगे इस देश के लिए, 3 बड़े ऐसे पहलू होंगे जिनको मैं छूने का प्रयास करूंगा, जिन पर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला है कि किसी भी देश का जो विकास होता है, वो वहां के युवाओं पर निर्भर करता है, और युवाओं को समुचित शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त संसाधन उनको मुहैया कराए जाए, एक सबसे बड़ी चीज। दूसरी है कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा में हम किस तरीके से एक नवीनीकरण ला करके, भारतीयकरण ला करके, और एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़े। और जो हमारा तीसरा विकल्प होगा कि इस देश की जो किसान, जो 70% आबादी जो किसानों पर निर्भर रहती है, तो किसानों को लेकर के इस देश में मैं समझता हूं कि व्यापक स्तर पर काम नहीं हो पाता, जबकि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं किसानों पर निर्भर करती है। तो मैं चाहूंगा कि किसानों के जीवन में खुशहाली, युवाओं को रोजगार और अच्छी शिक्षा, अगर ये 2-3 कार्य अगर मैं कर पाता हूं, तो मैं समझूंगा कि हम देश में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, दम तोड़ते हुए लोग, आत्महत्या करते हुए किसान, इन सबको जन्म देता है कहीं ना कहीं बेरोजगारी। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बेरोजगार होता है, उसके पास रोजगार के संसाधन नहीं होते हैं, तो व्यक्ति गलत मार्ग पर दौड़ता है। जब वो गलत मार्ग पर दौड़ता है, उसके पास कमाने के लिए रोजगार के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, और उसकी आजीविका नहीं चलती है, तो वो नशा करता है, दारू पीता है,
मादक पदार्थों का सेवन करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, मतलब गलत ट्रैक पर दौड़ता है। हम अगर ऐसे युवाओं को रोजगार दे करके अगर सही प्लेटफॉर्म, सही संसाधन मुहैया करा देंगे तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो रोजगार किसी भी देश का एक सबसे बड़ा पक्ष होता है अगर उस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला करके खड़ा करना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिन पर मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा। आपने जैसे बोला कि रेगुलर जनरल एजुकेशन के साथ कल्चरल एजुकेशन के साथ आप रिलीजियस और स्पिरिचुअल एजुकेशन देना चाहेंगे, तो स्पिरिचुअल एजुकेशन को आप एक समझा सकते हैं कि वो कैसे? हाँ, नहीं, बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा इसको डिफाइन करना स्पिरिचुअल एजुकेशन से तात्पर्य ये है कि भारत एक सन्यासियों की परंपराओं का देश है और हम सबको पता है कि भारत की 1 अरब 96 करोड़ 8,53,121 करोड़ वर्ष पुरानी संस्कृति है। द्वापर युग का काल अगर हम देखें आज से 5,000 वर्ष पूर्व, तो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान, त्रेता युग में अगर 10 लाख वर्ष पूर्व जाएं तो भगवान राम, और वहां से चली आ रही हमारी एक परंपरा, जिस परंपरा ने जब भारत विश्वगुरु कहलाया, जब भारत पर ब्रिटिश का आक्रमण नहीं हुआ था तो भारत पूरी दुनिया को लीड किया करता था, भारत पूरे विश्व में विश्वगुरु कहलाया जाता था। उसके पीछे एक सबसे बड़ा पहलू था कि भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल चला करते थे। भारत के पास गुरुकुल था, भारत के पास गीता था, वेद थे, पुराण थे, दर्शन जैसा एक बहुत बड़ा संग्रहालय था। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में तक्षशिला जैसा एक, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में 1 लाख विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे, जिसकी लाइब्रेरी में 10 लाख से ज्यादा प्रमाणित ग्रंथ हुआ करते थे, तो किस तरीके से उसको नष्ट किया गया। तो हमारी जो संस्कृति है उसकी अगर कल्चर की शिक्षा जब तक विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी, जब तक मॉडर्न एजुकेशन में वो पैटर्न नहीं जोड़े जाएंगे, तब तक मैं समझता हूं कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान मिलेगा लेकिन संस्कार नहीं मिलेंगे। शिक्षा के साथ साथ संस्कार का अगर समन्वय हम कर पाते हैं, भारतीय संस्कृति का अगर हम समन्वय कर देते हैं, तो एक इंजीनियर निकलेगा, एक डॉक्टर निकलेगा और एक पॉलिटिशियन निकलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हम देने का कार्य कर पाएंगे। आज की पूरी दुनिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो डॉक्टर दे रही है, इंजीनियर दे रही है, पॉलिटिशियन दे रही है, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं दे पा रही है। और यही कारण है कि आज देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, लूट और पूरे दुनिया के अंदर जो एक वायलेंस आप देख रहे हैं, एक सांप्रदायिक उन्माद आप देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ईसाइयत की लड़ाई देख रहे हैं, ये जन्म कहां से हो रहा है? हमारे पास अच्छे संस्कार नहीं है। अगर हम एजुकेशन में अच्छे संस्कार डेवलप कर पाए तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ लौटेगी और भारत पूरी दुनिया को वो एथिक्स, वो सिद्धांत दे पाएगा। इसलिए मैं हमेशा से प्राथमिकता देता हूं कि एक अच्छी शिक्षा का समन्वय हम कर पाए। और इस बात के लिए मैं इसलिए लौट रहा हूं कि सन 2007 की एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें सीबीएसई में वैदिक एजुकेशन के चैप्टर को पढ़ाया जाता था, उसको निकाल दिया गया। और उस वक्त निकाला था रुद्राक्ष जी, जिस वक्त यूनेस्को ने ऋग्वेद की पांडुलिपियों को अपने शब्दकोश में जगह दी थी। तो एक तरफ तो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2019 में जो आई, उस एजुकेशन पॉलिसी में भी वैदिक चैप्टर्स नहीं आए हैं, डाले नहीं गए। इसके पीछे क्या वजह है मैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर एज ए फ्यूचर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले प्राथमिकता इस एजुकेशन पॉलिसी में नई जो नीतियां होंगी उसमें हम कल्चर को जोड़ने का प्रयास करें। ओके ओके ओके। सो दूसरी चीज जो आप बार बार दोहरा रहे हैं कि देश में लूटपाट है, दंगे हो रहे हैं, भूखमरी और वो सब है, राइट? तो ये जो जी दंगे लूटपाट हो रहे हैं, वो आपने बोला कि जी बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं और आप उनको रोजगार दिलाएंगे। यस, तो रोजगार भी दिलाने के लिए आपको मतलब रोजगार मतलब अभी कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को रोजगार का हिंदी वर्ड का मतलब नहीं पता होगा, तो हम उनके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं कि आप जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, अभी जो लोग अभी काम नहीं कर रहे, उन लोगों को आप जॉब दिलाएंगे तो वो अपनी मेहनत से पैसे कमा सकते, राइट? जॉब्स के लिए एजुकेशन तो होना ही चाहिए। और आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है, कुछ भी बोल लीजिए कि उनको एक डिग्री चाहिए सिर्फ जॉब
देने के लिए। तो वो डिग्री के साथ वो लोग एथिक्स और वो सब जो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो सब देखेंगे या नहीं? हाँ जी जी, रुद्राक्ष जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट अप किया है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इस चीज को बहुत समझने की आवश्यकता है। एथिक्स को लेकर के आपने बात की है। देखिए, मैं दो चीजें इस पर जोड़ना चाहूंगा। एक तो ये बात दोहराए, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारत आज एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, जिसमें 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ से पिछले 5 वर्षों के, एक श्रम ब्यूरो आयोग की मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस देश के 10 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट आया है। 2 करोड़ इंडिया के अंदर ऐसे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छी तालीम है, अच्छी डिग्रियां हैं, मगर उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार के संसाधन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि एथिक्स और लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास एथिक्स भी है, जिनके पास अच्छी डिग्रियां भी हैं, उनके पास संस्कार भी हैं, लेकिन उनको कोई मंच नहीं है जहां पर वो अपनी बात रख सके, जहां पर वो अपनी परेशानी बता सकें, क्योंकि हम और ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, जब तक देश में जॉब क्रिएट नहीं होती है, जॉब के नए नए विकल्प, नए नए प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट होते हैं, खासकर भारत जैसे देश में जहां पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही हो और रोजगार के संसाधन सीमित होते चले जा रहे हो, तो ऐसे में हमारे सामने इससे बड़ा तो कोई और संकट नहीं हो सकता। आपने दंगों की जो बात की थी, मैं उसी बात पे लौट रहा हूं। इसमें देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब देश का युवा, एक तो भारत की बात मैं इसलिए करता हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 65% युवाओं की आबादी वाला दुनिया का एकमात्र देश हमारा भारत देश है। दुनिया का लोकतंत्र हमारा देश है। और ऐसे समय में अगर इस युवा पीढ़ी को, रुद्राक्ष जी, रोजगार अगर हम दे जाएं और एक समुचित इनको मार्ग मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो मैं ये बात पूरी प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं कि 2025 तक जो हम बात करते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम उस सपने को साकार कर पाएंगे और भारत विश्व में प्रतिष्ठापित हो जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं सरकारों की बहुत सारी खामियां हैं, नीतियां ऐसी हैं कि हम युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। और यही कारण है कि भारत में युवा नशे की लिप्त में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, व्यसनों की लिप्त में तेजी से बढ़ रहा है और भारत के युवाओं का नैतिक पतन हो रहा है, क्योंकि हम उनको वो सारे संसाधन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं जिस तरीके से भारत की जनसंख्या युवाओं की बढ़ रही है और उनको मिलने चाहिए। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के भारत के पास कोई खास नीतियां नहीं है और जो नीति निर्धारित करने वाले जो लोग हैं ना, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर इस तरफ ध्यान दिया होता तो इसी पैंडेमिक स्थिति में रुद्राक्ष जी, भारत ने 2 करोड़ जॉब्स को खो दिया है। 2 करोड़ लोगों के हाथों से प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार चला गया है। क्या इसके पीछे बैठ करके हमने कभी एक योजना बनाई, रणनीति तैयार की? नहीं करी। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकारों की भी खामियां हैं और इसीलिए मैं एक यूथ होने के नाते मैं इस बात को हमेशा से, मैंने कई मंच पे उठाया है। मुझे 2021 में जनवरी में मुझे देश की संसद में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। वहां पर कई राज्यसभा सांसद, कई लोकसभा सांसद और आपके खुद प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वहां उपस्थित थे, लोकसभा अध्यक्ष जी और यूथ मिनिस्टर जो है कि किरण रिजिजू जी और एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये तमाम लोग बैठे थे। और मैंने वहां भी उनको ये रिपोर्ट सौंपी। मैंने उनसे भी कहा कि हम एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, हमें युवाओं को लेकर के काम करना होगा और युवाओं को लेकर के एक रणनीति बनानी होगी, तो हम जाकर के भारत को एक नए विकास की धारा में जोड़ सकते हैं। नहीं तो हम कहते रहें कि भारत विश्वगुरु है, कहने से नहीं होता, करने से होता है, तो हमें करना होगा। आपने बोला कि चलिए एकदम एकदम अगर आप पॉलिटिकल साइड अभी फेस हम जा रहे हैं इस बातचीत में, ये बातचीत सिर्फ आपकी लाइफ स्टोरी के ऊपर थी, पर आप अभी पॉलिटिकल साइड जा रहे हैं, तो मैं ये क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने कि यस, क्वेश्चन कहने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, टीआई टॉक्स या द इनिशिएटर्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पर्सनली सपोर्ट ऐसा नहीं करता, हम डिप्लोमेटिक ही है।
सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग जैसा भी कर रहे हैं वो सभी अपनी अपनी साइड से परफेक्ट कर रहे हैं। हमें कोई कुछ अभी हमें हमारी साइड से कोई ऐसा कोई नहीं है प्योर प्योर प्रेफरेंस या प्योर ऑब्स्टिकल की कुछ भी। नो ऑफेंस, जस्ट इट्स जस्ट अ कैजुअल टॉक। ओके। ओके। आपने बोला कि 2 लाख जॉब्स अभी चलेगी कोविड के टाइम में, 1 साल में। मेरा क्वेश्चन है कि चलिए आप अभी भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि आप पॉलिटिशियन है या यूथ एक्टिविस्ट है। 2 मिनट के लिए आप ऐसा सोचिए कि आप एक कंपनी के मालिक है, एक कंपनी के ओनर है, जहां आप 400 लोगों के आपके अंडर 400 लोग काम कर रहे हैं। अभी हम ऐसा मान लें कि आपके महीने का टर्नओवर अगर 50 लाख है जी, 50 लाख आपकी कंपनी अभी छोटी सी कंपनी है, 400 लोग है आपके अंदर पे, और 50 लाख आप महीने की आपकी कंपनी कमा रही है। कोविड के टाइम्स पे लॉकडाउन था, बहुत सारी चीजें थी कि जिससे लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, वो पैसे नहीं खर्च पा रहे थे, और ऊपर से उनका एक्सपेंस बढ़ गया था हॉस्पिटल के, कि वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनको वेंटिलेटर लेना पड़ेगा, ये यार वो ऐसे फॉर्मेलिटीज में एक एक इंसान का बिल हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख या 10 लाख तक जाता था। अब आपकी कंपनी का 50 लाख महीने का टर्नओवर है, आप 400 एम्प्लॉयज है आपके, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी भी कंपनी है, आपको भी पता है कि मेरे महीने का 50 लाख टर्नओवर था, कोविड की वजह से मेरे 25 लाख हो गए या फिर मेरे 30 लाख हो गए। तो आप ऑब्वियसली उन लोगों की सैलरी घटाएंगे, आपके एम्प्लॉयज की घटाएंगे कि नहीं? आप आपके जायज सी पास बात है, आप जरूर ही के जरूर। पास पैसे नहीं है तो आप लोगों को दे ही नहीं सकते कि हम सैलरी कैसे दूंगा मैं। अगर आज मैं काम कर रहा नहीं हूँ, नहीं, अभी बिल्कुल, वो तो इनिशिएटिव अगर ऑब्वियसली बात है। मोनेटाइजेशन है, नहीं एक मिनट अभी क्वेश्चन चालू, अगर ये इनिशिएटिव्स पूरी कंपनी अगर हमारी होती, अगर मैं महीने के 1 करोड़ भी कमाता, अगर मेरे पास ही अभी दूसरे 1 साल के सॉरी तो मेरे दूसरे साल में मेरी उतनी कमाई हुई नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली मेरे एम्प्लॉयज को बोलूंगा कि मैं आपकी सैलरी घटा रहा हूँ, राइट? चलिए एक हम्म। साल में एक जायज सी साल में बात है। आपका इतना नुकसान हुआ, कोई कंपनियां पूरी कंपनियां बंद हो गई है, कुछ कंपनियां ऐसी है कि जो पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई। अगर चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुई। आपकी कंपनी चल गई, लेकिन आपके पास उतना भी पैसा नहीं है कि आप एम्प्लॉयज को रखे, उतने ही लोगों को रखे और सैलरी घटा के रखे, जी। राइट? तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, एम्प्लॉयज को निकालोगे कि आपके पैसे ज्यादा ना बिल्कुल। जाए कंपनी, क्योंकि कंपनी आपको चालू रखनी है, हाँ राइट? बिल्कुल कंपनी चालू रखनी है तो एम्प्लॉयज को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसे आपके पास रखने हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपको आपके जीवन में अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, राइट। आपके सर्वाइवल के लिए, राइट? जॉब तो जाएगी, उसके बाद कोविड जैसे ही चला हाँ गया, वैक्सीन चली गई, तो उनको जॉब तो मिलेगी ना वापिस। क्यों उनको पहले जॉब क्यों मिली थी? उनके पास क्वालिफिकेशन थे। दूसरी, उनको जॉब क्यों मिली थी? उनके पास उतना टैलेंट था, वो उतना काम करते थे। अब उनके पास जॉब क्यों नहीं है? सिचुएशन ऐसी है। जी। तो इतने सारे सेक्टर है, 100 सेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। अगर उसमें से अभी कोविड के अंदर 100 सेक्टर में से 50 या 80 सेक्टर हम बोलते हैं उसमें बंद हो गए हैं, 20 सेक्टर चालू है, तो दूसरी कंपनियां क्या करेगी? एम्प्लॉयज को निकालेगी ऑब्वियसली। वो निकालेगी तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी। हम्म। तब उसमें सरकार को हम बीच में नहीं ला सकते कि यार सरकार ने रोजगार नहीं दिया, वो कंपनी का प्रॉब्लम है, वो कंपनी के पास पैसा नहीं था। अब चलिए सरकार की स्कीम्स भी है, सरकार भी ऐसा कर रही है। एक एक ही चीज मैं मेरी साइड से कहना चाहूंगा, आप लोग या मतलब लोगों की बात कर रहा हूँ, आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ कि सड़क प्रॉपर नहीं बनाई, रोजगार नहीं हुआ, हमें पैसे नहीं मिल रहे, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही है। जॉब क्यों नहीं मिलेगी? आपके पास चलिए आपने हमने मान लिया आपके पास एजुकेशन है, सब कुछ, आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम हमारी एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे, एथिक्स लाएंगे उसमें।
एजुकेशन के बारे में आपका पहला क्या है, स्कूल्स है कि नहीं देश में? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। हाँ, बीच में आपकी आवाज थोड़ा सा बहुत ज्यादा चली गई, मुझे लगता है कि हमारी साइड से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी आ रही है राइट? हाँ, अभी अभी आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर वो सिचुएशन ही कंपनी के लिए वैसी है तो वो जॉब्स में से ऑब्वियसली वो लोगों को निकालेगी। अब अगर ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे देश में स्कूल नहीं है, हमारे देश में ऐसी कोई कंपनियां नहीं आ रही, हमारे देश में रोड अच्छे नहीं है, हमारे देश में सरकार ने कुछ अच्छा किया नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज, आज के युवाओं को भी, कि वो लोग टैक्स भरते हैं प्रॉपरली। महीनों में, महीने में जो हमें टैक्स भरना होता है वो टैक्स क्या आप अपने जो होता है, आपका जो भी टैक्स आता है वो आप ऑनेस्टली पे करते हैं? कभी पूछा है देश के युवाओं को कि आप टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हो? अगर वो लोग टैक्स टाइम टू टाइम और अगर प्रॉपरली जितनी अमाउंट है उतनी ही अमाउंट पे करेंगे सरकार को, तो सरकार के पास पैसे आएंगे। सरकार ऐसे तो बैठी नहीं, हमारे मतलब हम भी ऐसे नहीं बैठे कि हमारे पास अभी है पेड़ है पैसों का आ रहा है आ रहा है आ रहा है। सरकार भी वैसे तो बैठी नहीं है कि उनके पास पैसे आएंगे। युवा जब, सारे लोग जब, कंट्री के जो सिटीजन्स है वो लोग उनको सरकार को टैक्स देंगे तो सरकार कुछ कर पाएगी ना। उसमें सरकार का तो फॉल्ट है ही नहीं। अभी आप ही टैक्स पे नहीं कर रहे और आप ही बोल रहे हैं कि हमारे रोड, हमारे लिए रोड नहीं बना। अरे भाई कैसे? पहले आप टैक्स तो पे करो, जो रोड पे आप जा रहे हो उसके लिए आप पैसे दोगे सरकार को तो सरकार वो रोड सुधारेगी ना। अगर वो आप पैसे दोगे तो सरकार नई जॉब्स लाएगी ना। ये एक जो चीज है ना वो ये कोई नहीं समझता। मैं किसी सरकार की साइड नहीं ले रहा हूँ कि आज आज कोई दूसरी सरकार होती तो भी मैं यही बोलता। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ। आप युवाओं की बात कर रहे हो तो आपको पहले युवाओं को समझाना चाहिए कि आप अगर फ्यूचर में टैक्स पे करने का आया आपका चांस तो आप प्रॉपर टैक्स जितनी अमाउंट है उतनी, और जब भरना होता है तब भरे, टाइम टू टाइम और एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट। तो सरकार को भी रियलाइज होगा अगर वो काम प्रॉपर नहीं कर रही है तो, कि हाँ ये लोग हमारे युवा प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए कुछ करेंगे। देश में चेंजेस तो आए हैं। आप 2002 में देखिए और आज 2021 में देखिए, देश बदला है। ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि सिटीजन्स में होना चाहिए कि टैक्स प्रॉपर पे करो, और सिटीजन्स को समझना चाहिए कि अभी कोविड का टाइम है। खुद आप खुद लॉकडाउन पे घर पे बैठे हो तो आप कंपनी को कैसे या सरकार को कैसे बोल सकते हो कि हमारे लिए जॉब दिलाओ? कैसे लाएगी वो? पैसे ही नहीं है अभी मार्केट में तो वो आपको सैलरी भी कैसे देगी? तो ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर रुद्राक्ष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और उसमें मैं समझता हूँ हम्म। कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की खिलाफत कर रहा हूँ या किसी का पक्षधर हूँ, क्योंकि नहीं। आपके तो ये जो मंच है और इस मंच पर पॉलिटिकल बिल्कुल एक किसी दलगत राजनीति या पार्टी विशेषता में प्रतिनिधित्व नहीं करता हूँ। और मैं आपकी बहुत सारी बातों से बिल्कुल इसमें मैं सहमत हूँ कि आपने जो कंपनीज को लेकर के जो आपने बात कही कि उनके पास रोजगार नहीं है तो आप एम्प्लॉयज को कैसे वो रख सकती हैं, कैसे, जाहिर सी बात है ये संकट रहा है। हाँ, लेकिन इसमें जो मेरी जो मैं जो मैसेज ये देना चाह रहा था, मैं आपको फिर बताऊं, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आपने जो बातें कही हैं उससे मैं सहमत नहीं। मैं बिल्कुल यथार्थ है, और ऐसा होता है किसी भी कंट्री के लिए, और किसी भी सरकार के सामने चुनौती होती है कोविड के दौर में। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो एक जो चीज थी
कि हमारे पास दो रणनीतियां होती ऐसी पैंडेमिक स्थिति से निपटने के लिए। एक तो पहली स्थिति ये होती है कि जो भारत देश के अंदर जो डेली बेसिस का जो मजदूर है, यानी डेली बेसिस की जिनकी इनकम है, जो महीने जो पर डे 100 या 200 300 रुपए कमाते हैं। जब हमारा फर्स्ट टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था, तो एकदम से लॉकडाउन पर वो डिसीजन लिया गया था। और ऐसा नहीं है, मैंने उस पर भी कई प्रोग्राम्स किए थे, कई मैंने लेक्चर्स किए थे उस विषय को लेकर के भी। तो उससे जो लोग घरों पर आए थे और जो लोग बेघर हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई। तो हमारे पास पहले से कुछ ऐसी, जब हम ऐसे डिसीजन लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है, और भारत मैं समझता हूँ कि जितना बिजनेस पर्सन लोगों से चलता है, उतना ही इंडिया उन लोगों से भी चलता है जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं, क्योंकि उनका जो है तो रोजगार का साधन वही है। तो इसमें लेकर के कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर से, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो एमपी हों, और चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो, एनजीओ वगैरह हैं, मैं समझता हूँ कि उनको लेकर के हम उतना बेहतर नहीं कर पाए। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं कि उन लोगों को आज भी पूरी दौर से गुजरना पड़ा, और आज भी वो सिचुएशन को फेस कर पा रहे हैं, और उनके पास वो संकट आया। मैं समझता हूँ कि उससे हम निपट सकते थे अगर हमारे पास पहले से इन सब चीजों के लिए कुछ एक क्रियान्वय होता, कुछ ऐसा हमने संगठित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से इन पर डिसीजन लिया होता, तो हम उससे निपट सकते थे। खैर, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, और मैं चूंकि आपका ये जो मंच है, जो आपका जो प्रोग्राम है रुद्राक्ष जी, एक बहुत अच्छी मुहिम है, और इस मुहिम से देश के हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, और हम जैसे लोगों को, हम जैसे वक्ताओं को आप मौका देते हो, एक मंच देते हो, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बड़ी बात है। और कल के लिए ऐसा भी नहीं है थैंक कि यू। हो सकता है कि द इनिशिएटर आपका जो मंच है, हो सकता है कि भारत देश का एक सबसे बड़ा मंच बन करके उभरे। विभिन्न वक्ताओं को, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के पॉलिटिशियन हों, चाहे वो मीडिया जगत के बड़े एंकर्स हों, चाहे सोसाइटी जगत के बड़े यूथ आइकॉन हों, उन सबको लेकर के जो आपने एक जो मुहिम छेड़ी है, हम चाहते हैं कि यही मुहिम इसी तरीके से हम देश के तमाम लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो वंचित हो, सबको लेकर के आगे बढ़े, और सबको साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। तो मैं समझूंगा कि जरूर हम इस सिचुएशन से निकलें। और हम तो चाहते हैं कि हम एकजुट होकर के, किसी पार्टी विशेष नहीं, किसी व्यक्ति विशेष नहीं, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, युवा वर्ग के लिए, महिला के लिए, ये हमें सोचना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, हमारा संविधान के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रति। तो मैं आपकी सारी बातों से जो है कि सहमत हूं, और सारी बातों को मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं आपका, कि आपने जो बात कही थैंक यू। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यस, तो आपने वो बात वहाँ खत्म कर दी थी। मैं भी ये छोटा सा एक चीज बोल के खत्म करूंगा कि जी जो आपने बोला कि ये सिचुएशन के लिए मैं पहले से रेडी होना चाहिए था, वो चीज नहीं हो सकती क्योंकि किसी को पता नहीं था कि कोरोना आने वाला है। कोरोना जैसा कुछ आएगा, सबके लिए नया था। ये बात इधर हम खत्म करते हैं। और आपने जो बोला कि इनिशिएटर्स बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े यूथ एक्टिविस्ट को भी लाए, हमारे लिए आप भी सबसे बड़े देश के यूथ एक्टिविस्ट है। हमारे लिए जितने भी लोग आए हैं वो सबसे बड़े हैं, सबसे फेमस है। हमें कोई ऐसा नहीं है शुक्रिया कि कोई शुक्रिया। छोटा बड़ा है। हमारे लिए आप इनिशिएटर बने, इनिशिएटर आए इधर, मतलब आप इक्वल है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। कभी कुछ लोग वैसे बोलते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसा करते हैं कि छोटे लोगों से शुरू करते हैं, फिर बड़े बड़े जब लोग आने लगते हैं तो छोटों को भूल जाते हैं वो लोग। तो वैसा कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ पे बड़ा छोटा है ही नहीं। पहली चीज एकदम एकदम क्लियर। एंड थैंक यू सो मच कि हमने भी यही एक इनिशिएटिव लिया है, ये सोचकर इनिशिएटिव लिया है कि हम देश में कुछ चेंज लाएंगे, कि जो युवाओं की जो सोच है वो थोड़ी बदले, थोड़ी प्रैक्टिकल सोच करे, वो लोग थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचे कि जो सिचुएशन हमें दिखती है वैसी नहीं होती। अगर आप खुद को 2 सेकंड के लिए उस सिचुएशन में रख कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमसे क्या हो सकता था। यस,
तो हम आपकी लाइफ स्टोरी शुरू करने जा रहे थे, आपने पूरी पॉलिटिकल जर्नी सुना दी। यस यस। तो ओके, इसी के साथ पॉलिटिकल जर्नी, लाइफ स्टोरी, पॉलिटिकल डिस्कशन, ये सब कुछ हम खत्म करते हैं और थोड़ी मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में विनय कुमार यादव की लाइफ की सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे एक ऐसा मोमेंट जिसमें सबसे ज्यादा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था और मैं सबसे ज्यादा मोटिवेट था, और वो क्षण मेरे लिए पार्लियामेंट हाउस का ही था, जब जिस वक्त मुझे पता चला कि मुझे दिल्ली के सेंट्रल हॉल जिसमें सदन चलता है और जिसमें देश के पॉलिटिशियन बैठते हैं, जिसमें भारत के संविधान की नींव रखी गई और जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री जी जिस सदन को क्रियान्वित करते हैं, जहां लोकसभा स्पीकर जी बैठते हैं, उसमें मुझे जाने का, बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, और जब इस जर्नी में मैं आगे बढ़ा और जिस दिन मैं पहली बार, मुझे याद है कि 12 जनवरी का वो दिन था और मैं पहली बार जब सदन में पहुंचा, सदन के गेट पे ही पार्लियामेंट हाउस में जब प्रवेश करते हैं, तो मैंने वहां पर जाकर के उसको साक्षात दंडवत किया, मैंने नमन किया और एक दृढ़ संकल्प भी लिया कि मैं अगर निरंतर इस भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर रहूं तो शायद मैं एक दिन जरूर इस सदन में, अभी तो 4 दिन के लिए आया हूं और फिर जरूर लाइफ टाइम के लिए और देश की सेवा के लिए आऊं, ऐसा मैंने संकल्प लिया। और जिस दिन हम अंदर जाकर के जिसमें बैठे थे हॉल में, तो उसका जो एक ऑरा था अपने आप में, वो हमें अतीत की स्मृतियों में ले जा रहा था कि जिस सदन में मैं बैठा हूं उसी सदन में कभी पंडित नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी और जो तमाम इस देश के दिग्गज लीडर हुए हैं और उन्होंने बैठ करके भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो उस संसद भवन में, उस लोकतंत्र की आत्मा में हम बैठे हुए थे, तो हमारे लिए वो सबसे जिंदगी के गौरवान्वित करने वाले और हमें अंदर से बहुत ज्यादा प्रेरित और मोटिवेट करने वाले वो क्षण थे, जिनको अंदर से मैं आत्मसात करके बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था, जो हमारी जिंदगी में मैं समझता हूँ कि कभी ना भूलने वाले वो पल थे। यस, वाह 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 वाह। और यस, आपने इनिशिएटिव्स भी कवर कर लिए, इसमें तो मुझे प्रॉपर इनिशिएटिव्स वाली मूवमेंट पे नहीं जाना है। यस, अब जो हमारी बातें थी वो थोड़ी सी खत्म हो चुकी है, अभी बाकी है लास्ट चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मेन चीज होती है हमारे पॉडकास्ट की, आपका विजन। आपका विजन क्या है? आप खुद आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए रुद्राक्ष जी, और मैंने कहा कि जैसे आपका जो ये जो मंच है ना, और आप मंच से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जिनका जवाब देने में, और कहीं ना कहीं वो एक पूरी जीवन की आत्मकथा से जुड़े हुए होते हैं। और आपने जो सवाल किया है कि आपके फ्यूचर का विजन है, तो मेरे फ्यूचर का जो विजन है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बनना। और मेरा एक सपना है, जो सपना मैंने बचपन में देखा था संसद भवन पहुंचने का, वो सपना भी मेरा पूरा हुआ, मैं संसद गया भी, और जिसके लिए मैं दिन रात सपने देखता था। लेकिन वो सपना अभी आधा पूरा हुआ है, आधा अधूरा बचा हुआ है, जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। और मेरे जीवन का जो एक जो ध्येय है, एकमात्र लक्ष्य है कि मैं एक अच्छे राजनीतिक भूमिका में संसद में अपने प्रदेश का, अपने जिले का प्रतिनिधित्व करूं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूं, उनकी योजनाओं को जो धरातल पर पूरी नहीं हो पाती उनको उठा करके और जनता की एक आवाज और मुहिम बन करके मैं इस देश के संसद के लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करूं। ये मेरा विजन है, ये मेरा लक्ष्य है, यही मेरा ध्येय है, और इसी के लिए मैं दिन रात पुरुषार्थ कर रहा हूं। वाह वाह वाह। तो यस, हमारी बहुत सारी विशेष है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप जो अभी ये कर रहे हैं उसमें बहुत ही आगे जाए।
एक जो चेंज हमारे देश को, हमारे पूरी दुनिया को चाहिए, वो एक चेंज का नाम विनय कुमार यादव हो। और ये सब सभी को मोटिवेट करते रहिए। ऐसे इनिशिएटिव्स आपने जो भी आपकी लाइफ में लिए हैं, ये पॉलिटिकल जर्नी आज इस उम्र में आपने जो स्टार्ट की है आपकी, वो आई होप कि आप बहुत ही अपने अपने नॉलेज के आपने नहीं, आज मैं आज जो कर रहा था, एक मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अभी आई एम नॉट फीलिंग, मैं ऐसा कोई प्राउड या वैसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इतने इंटरव्यूज लेने के बाद मुझे लोगों की स्पीच से पता चल जाता है कि आज ये कौन सी बात पे डिस्कशन होने वाली है। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने पहले ही बोल दिया था। पूरा 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 ट्रांसपेरेंट होता है हमारा पॉडकास्ट। किसी को पता नहीं कि कौन सी बात होने वाली है। आपको भी नहीं पता हाँ, था कि हम आज कौन सी बात चीज पे बात करेंगे। मैंने बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि पॉलिटिकल चीज पे आज आप पूरे पॉलिटिकल मूड में हो, तो यस, बिल्कुल बिल्कुल। उसी चीज पे बात हुई। उसमें आपका नॉलेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके जो आइडियाज है वो अब जहाँ से मतलब सुपर सुपर, और ऐसे ऐसे चेंजेस हुए अगर हमारे देश में, तो सच में कुछ चेंज आएगा, वो मुझे भी लगता है। और यस, दिस वाज अ बहुत थैंक यू रुद्राक्ष जी। यस। मैं एक चीज यहाँ पे ये जोड़ना चाहूंगा, और ऐसा नहीं है, आपने जिस चीज को पहले ही ऑब्जर्व कर लिया, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा आपका अनुभव है, क्योंकि विभिन्न फील्ड के लोगों के आप इंटरव्यू करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे वैसे कई चैनलों पे इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने द इनिशिएटर पर रुद्राक्ष जी को जो इंटरव्यू दिया है, इसमें मुझे पहली बार ऐसा लगा किसी व्यक्ति ने पहले से ही मुझे ऑब्जर्व कर लिया कि मैं किन विषयों को लेकर के और किस दिशा में बातचीत करने वाला हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक कहीं ना कहीं एक अचंभा सा है कि एक अच्छा अनुभव आपका, और आपके साथ एक आप यूथ हैं, एक यंग हैं, और इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर लेते हो। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छे एक इंटरव्यू लेने वाले एक व्यक्ति की एक ये क्वालिटी होती है जो आपके अंदर है। और मैं समझता हूँ कि देश के आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन और एक अच्छे जाने माने फेस के तौर पर द इनिशिएटर की तरफ से रुद्राक्ष जी, आप देश का प्रतिनिधित्व। और थैंक यू सो मच। यस। हम्म। उनका वीडियो बार बार फ्रीज हो रहा है, तो टू मेक इट ट्रांसपेरेंट आई एम नॉट पॉजिंग द रिकॉर्डिंग। जी सर, हाँ पूरी हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हाँ विनय जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि आज हमारे कोई नेटवर्क बात में नहीं, सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दी है, और इसकी वजह से आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए बोलिए। मैं लास्ट में मैं 30 सेकंड मैं यही बोलना चाहता हूँ रुद्राक्ष जी, कि आपने जिस तरीके से मुझे ऑब्जर्व किया, हमारे बोलने से पहले ही हमारी बॉडी लैंग्वेज से और हमारी थॉट प्रोसेस से, हमारे बॉडी के एक्सप्रेशन से, तो वाकई में मुझे ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले कुछ ही वर्षों में द इनिशिएटर की तरफ से रुद्राक्ष जी इंडिया के एक बहुत बड़ी शख्सियत होंगे, जो आने वाले समय में देश के उन दिग्गज जो है कि नेताओं के या दिग्गज सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू करेंगे। यद्यपि आज भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ा फेस होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज है, वो आपके अंदर एक जो जज्बा मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक की मेरी लाइफ के जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, उसमें रुद्राक्ष जी आपके द्वारा लिया गया इंटरव्यू अब तक का सबसे श्रेष्ठ और यादगार इंटरव्यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड वी ऑल्सो विश कि आप भी बहुत ही प्रोग्रेस करें लाइफ में। और दिग्गज एक्टर्स, दिग्गज पॉलिटिशियन आप भी है, आप भी दिग्गज पॉलिटिशियन है, ऐसा कुछ नहीं। एंड यस,
थैंक यू सो मच आज हमारे 39 पॉडकास्ट में 39 टॉक्स में जुड़ने के लिए। अ, और मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि आज की जो बातें हुई उस बातों में कहीं पे भी इनिशिएटर्स कोई भी स्पेसिफिक चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। हम सिर्फ अ, ऐसे इंटरव्यूज लेते हैं जहाँ पे इनिशिएटर्स आते हैं, हम सिंपल नॉर्मल टॉक्स करते हैं। सो यस, और नेक्स्ट चीज़ की अगर इफ आपको भी लगता है कि आप एक इनिशिएटर है, आपने भी लाइफ में इनिशिएटिव्स लिए हैं और आपको भी इधर आके ऐसे बोलना है, आपको इधर आके आपकी बातें शेयर करनी है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं withtheinitiators@gmail.com पे। और अगर आपको ईमेल भी नहीं करना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे आइए, सीधे मैसेज कीजिए, हमें डीएम कीजिए कि यस आई वांट टू बी अ इनिशिएटर, आपकी डिटेल्स भेजिए, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आप लोग बाद में आ सकते हैं इधर इनिशिएटिव्स में, आपका खुद का इंटरव्यू देने के लिए, आपकी खुद की टॉक्स, आपकी खुद की बातें इधर रखने के लिए। तो यस, दिस वाज आवर 39th टॉक विथ मिस्टर विनय कुमार, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। यस, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद रुद्राक्ष। हाँ।